नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक अर्थशास्त्र अर्थात आर्थिक विकास की समझ के दूसरे अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। यह इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था का अर्थ और भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के अर्थ के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि वह भी एक महत्वपूर्ण वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकें, और उससे आगे की कहानी को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का अध्ययन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की इस अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न नंबर 24 पर यह चित्र दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के 2 वर्षों के 1973-74 से 2013-14 के बीच के तीनों क्षेत्रों के, यानी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के तुलनात्मक अध्ययन को दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि 1973-74 में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की आकृति या स्वरूप किस प्रकार का था, और 2013-14 में आकर इन तीनों क्षेत्रों का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का हो गया है। आप देख सकते हैं कि यद्यपि तीनों ही क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में हुई है। दोस्तों, यदि हम इस पहले आलेख का अध्ययन करें तो हम इसके माध्यम से बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपकी पाठ्यपुस्तक में जो ये आलेख दिया गया है, इसमें वर्ष 1973 और 2003 को लिया गया है, जबकि ये आलेख जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है यह इंटरनेट से निकाला गया लेटेस्ट वर्जन है। इसीलिए इसका जो वर्ष है वो 2013-14 बताया गया है, लेकिन हम इस वर्ष को 2003 मानेंगे। तो इस प्रकार जो ये तुलनात्मक अध्ययन किया गया है इस आलेख 1 में, वो 2003 और 1973 के 3 दशकों के बीच का किया गया है। इस पहले आलेख से हमें ये पता चलता है कि पिछले 3 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की तीनों क्षेत्रों में ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रगति इन तीनों क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है, उनमें भी सबसे ज़्यादा प्रगति हमें अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इस प्रगति के पीछे जो भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है जिसकी ये प्रगति हुई है, उसके पीछे हम अनेक कारणों को जिम्मेदार मान सकते हैं। इनमें सबसे पहला कारण यह है दोस्तों कि जब किसी देश की विकास यात्रा आरंभ होती है तो उसे अपने विकास के लिए अनेक संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बैंक, डाक, अस्पताल, बीमा, रक्षा, परिवहन आदि। और ये संस्थाएं किसी भी देश के विकास के लिए इतनी ज़्यादा आवश्यक होती हैं कि इन्हें विकास की बुनियादी संस्थाएं माना जाता है। और विकसित देशों में अक्सर इन संस्थाओं का प्रबंधन निजी हाथों में होता है, परंतु विकासशील देशों में इनका जो प्रबंधन होता है वो सरकार अपने हाथों में रखती है। तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना की थी उन सब का प्रबंधन भारत सरकार ने अपने हाथ में रखा था। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले आलेख से हम एक निष्कर्ष यह भी निकाल सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि इन तीनों क्षेत्रों का जो विकास हुआ उसके परिणाम स्वरूप तीसरे क्षेत्र का जो विकास है वह सर्वाधिक क्यों हुआ, क्योंकि इन तीनों ही क्षेत्रों का विकास एक साथ होता है। लेकिन उदाहरण के लिए अगर कृषि क्षेत्र का विकास होगा और उद्योगों का विकास होगा तो वो ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे उनसे उतनी ही ज़्यादा सेवाओं का सृजन होगा। इसके अलावा जब ज़्यादा सेवाओं का सृजन होगा, ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा, तो सीधी सी बात है कि लोग ज़्यादा मांग करेंगे। इस प्रकार इन तीनों क्षेत्रों का जब विकास होगा तो सेवा क्षेत्र का विकास स्वतः ही होगा, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन के परिणाम स्वरूप लोग अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं। इसके अलावा
जैसे जैसे किसी देश की आमदनी बढ़ती है अथवा किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है, तब हम यह जानते हैं कि वह व्यक्ति अथवा वह देश अथवा वह समुदाय जिसने विकास किया है वो पहले से अधिक बेहतर सुविधाओं की मांग करने लगता है। जैसे वह अच्छी जो खाद्य सामग्री है उसकी मांग करना लगता है, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की मांग करना लगता है, अच्छे अस्पतालों की, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करने लगता है और घूमने फिरने के लिए अच्छे परिवहन और अच्छे पर्यटनों की मांग करने लगता है। इस प्रकार जब पहले और दूसरे क्षेत्र में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि होती है, और जब आय में वृद्धि होती है तो व्यक्ति बेहतर सेवाओं की मांग करता है। इसके परिणाम स्वरूप भी तीसरे क्षेत्र का विकास होता है। इसके अलावा दोस्तों एक चौथा कारण जो भारत में तीसरे वर्ग क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है, वो ये है कि विगत 3 वर्षों में कंप्यूटर और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अथाह प्रगति हुई है, आशातीत प्रगति हुई है, और इस कारण इस नए क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में नए रोजगार के अवसरों का सृजन किया है। लेकिन दोस्तों हमारे लिए ये एक बात को याद रखना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वह यह है कि यद्यपि अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र में आशातीत प्रगति बहुत हुई है, लेकिन इसमें अवसरों का समान बंटवारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अधिकारी वर्ग के अंतर्गत कार्य करते हैं और उनकी आमदनी के स्रोत बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी आमदनी के स्रोतों का में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि वे अच्छा जीवन स्तर जी रहे हैं। लेकिन इस वर्ग की जो अधिकारी वर्ग के अंतर्गत शामिल है और इस तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है, ऐसे वर्ग की जो आकार है, संख्या है, वो बहुत कम है। जबकि दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी इस अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है जिसका आकार तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो बहुत ही मेहनतकश कार्य करता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा बेहतर नहीं है और उसकी जो दशा है वो बहुत ज़्यादा शोचनीय है। इस कारण हम ये मान सकते हैं कि जो ये तीसरा वर्ग है इसका विकास विगत 3 वर्षों में बेपनाह हुआ है, लेकिन इसने अवसरों की समानता को बढ़ावा नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो शोचनीय अवस्था में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र का जो विकास हुआ है उसमें भी कुछ ही क्षेत्रों में विकास हुआ है, कुछ ही लोगों के लिए विकास हुआ है। सभी लोगों के लिए एक समान विकास हम इसमें नहीं देख सकते हैं। दोस्तों ये आलेख नंबर 2 है जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 25 पर दिया गया है, और दोबारा से जो वर्ष इसमें दिए गए हैं 1973-74 और 2013-14, इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया गया है वह 2003 का दिया गया है, 2013-14 का नहीं। लेकिन क्योंकि यह एक लेटेस्ट वर्जन है इस आलेख का और इंटरनेट से मैंने इसे प्राप्त किया है, तो इसीलिए इसमें वर्ष 2013-14 दिया गया है 2003 के स्थान पर, परंतु आप लोग इसे अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर वर्ष 2003 माने। तो दोस्तों इस आलेख में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 दशकों में जीडीपी में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का जो योगदान है, हिस्सेदारी है, वो कैसी रही है। तीनों ही क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में बढ़ा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो तीसरे क्षेत्र का बढ़ा है, क्योंकि जीडीपी में हम देख सकते हैं कि तीसरे क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। परंतु दोस्तों इस हिस्सेदारी के आधार पर हम रोजगार के बारे में सामान्यकरण जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं ये दरअसल एक तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं, जबकि दूसरी तस्वीर हमें इससे आगे दिखाई देती है। तो देखते हैं कि वो तस्वीर क्या है और क्या हमें उसके बारे में पता चलता है। दोस्तों ये आलेख नंबर 3 है और ये भी हमारे सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर पेश करता है, और इस आलेख को मैंने आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रश्न नंबर 25 से प्राप्त किया है। लेकिन दोबारा से यही कि इंटरनेट से, क्योंकि ये चित्र प्रस्तुत प्राप्त किया गया है, इसीलिए इसमें जो वर्ष है उनका थोड़ा संशोधन है। 1977-78 और 2017-18 को इसमें दिखाया गया है, परंतु पाठ्यपुस्तक में इस चित्र को जो दिखाया गया है वो
1973 और 2003 के रूप में दिखाया गया है। इन तीनों ही क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का सृजन हुआ है वो किस प्रकार का है। 1973 में हम देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र था उसका जीडीपी में कुल जो रोजगार प्रदान करने की हिस्सेदारी थी वो 71% थी, और जो द्वितीय क्षेत्र था औद्योगिक क्षेत्र उसकी 11% थी, और तीसरे क्षेत्र की हिस्सेदारी 18% थी। जबकि वर्ष 2003 में आकर ये आंकड़े बदले और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 44% रह गई, दूसरे क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 25% हो गई, और तीसरे क्षेत्र की हिस्सेदारी जो बढ़कर है वो 31% हो गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार प्रदान करने के मामले में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी है, जबकि दूसरे और तीसरे क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। अभी हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के जो तीसरे आलेख का अध्ययन किया उससे कुछ बातें उभर कर सामने आती हैं। ये तीसरा आलेख हमें बताता है कि पिछले 3 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का बहुत विकास हुआ है। प्राथमिक, द्वितीयक और तीनों ही क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था ने विकास किया है। परंतु ये तीसरा आलेख जो अभी हमने देखा 1973 और 2003 के बीच रोजगार के अवसरों के विकास के मामले में, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि यद्यपि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विकास अवश्य हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में भी जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, वही लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। अर्थात 1973 में भी वही क्षेत्र था सबसे बड़ा जो लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार प्रदान कर रहा था, जबकि 2003 में आकर भी वही क्षेत्र सबसे बड़ा है जो बड़े स्तर पर भारतीय लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि विगत 3 वर्षों के विकास के बावजूद भी जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने अतः प्रगति की है, तीनों ही क्षेत्रों का विकास हुआ है बड़े पैमाने पर, तब भी प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र क्यों बना हुआ है जिसने बड़े स्तर पर भारतीय लोगों को रोजगार प्रदान किया है। तो दोस्तों इसके लिए हम बहुत सारे कारणों को जिम्मेदार मान सकते हैं और एक एक करके अब हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा ये पता चलता है या हम जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के विकास के बावजूद वर्तमान समय में भी कृषि क्षेत्र ही लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार देने का प्रमुख माध्यम या साधन क्यों बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले 3 दशकों में जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में विकास के मामले में बहुत प्रगति हुई है और तीसरे क्षेत्र का विशेष रूप से विकास हुआ है, उसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र क्यों बना हुआ है। क्यों द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरह प्राथमिक क्षेत्र का स्थानांतरण नहीं हुआ, वह अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र बनकर क्यों नहीं उभरा है कि वहाँ कम लोग अपना रोजगार प्राप्त करें और दूसरे तथा तीसरे क्षेत्र से लोग अपनी आमदनी का रोजगार के साधनों को अधिक प्राप्त करें। तो दोस्तों इसका सबसे पहला कारण इस रूप में दिखाई देता है कि पिछले विगत वर्षों में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का जितना विकास हुआ है उतना इसने रोजगार का सृजन नहीं किया है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो औद्योगिक क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो पिछले 3 दशकों में औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में 8% की वृद्धि हुई है, अर्थात लोगों ने 8% ज़्यादा औद्योगिक वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में जो रोजगार के सृजनों का उद्भव है वो सिर्फ 2.5% बढ़ा है। अर्थात औद्योगिक वस्तुओं के उपयोग करने की आदत तो 8% बढ़ी है, जबकि इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के साधनों की वृद्धि सिर्फ 2.5% हुई है। इसी प्रकार यदि हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो पिछले 3 दशकों में तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में 11% की वृद्धि हुई है, जबकि दूसरी ओर यदि इस क्षेत्र में रोजगार के सृजन की बात करें तो रोजगार के अवसरों का विस्तार सिर्फ 3% हुआ है, 3 गुना हुआ है। तो इससे हम देख सकते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में यद्यपि सेवा क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र का विकास तो अवश्य हुआ है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों ने रोजगार के अवसरों का निर्माण करने में कोई खास योगदान नहीं निभाया है। इस प्रकार
जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है वही ऐसा क्षेत्र बचा रहता है जिसने बड़े स्तर पर अभी भी भारतीय समाज में लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार प्रदान करना जारी रखा है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आधे से भी अधिक जो जनसंख्या है वो अभी भी कृषि क्षेत्र पर अपने रोजगार के लिए निर्भर है, जबकि इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग हैं वो आधे से भी अधिक निर्भर है, परंतु जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो कोई खास नहीं है। लगभग 1/4 हिस्सेदारी है कृषि क्षेत्र की भारतीय अर्थव्यवस्था में, और इससे पता चलता है कि जीडीपी में जो उसकी हिस्सेदारी है लगभग 25% की है। लेकिन इस 25% भागीदारी के बावजूद भी हमारी जनसंख्या का आधे से अधिक भाग अभी भी अपने रोजगार के लिए, आमदनी के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जबकि दूसरी ओर अगर हम दूसरे और तीसरे क्षेत्र की बात करें तो ये हमारी कुल आबादी के आधे से भी कम जनसंख्या को रोजगार प्रदान करते हैं, जबकि इनका जो जीडीपी में योगदान है वो 3/4 है। 3/4 मतलब लगभग 75% के बराबर दूसरे और तीसरे क्षेत्र का योगदान है। लेकिन यदि कुल आबादी की बात करें तो ये कुल आबादी में आधे से भी कम हिस्से को रोजगार प्रदान करते हैं। तो रही बात ये कि फिर जो अर्थव्यवस्था में आधे से भी ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में निर्भर हैं, अगर वो बड़ी संख्या में इसमें शामिल है लेकिन फिर भी जीडीपी में उनका योगदान सराहनीय नहीं है, तो इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? इसका कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वो अपनी पूरी उत्पादकता नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसका प्रतिफल यानी कि इसका रिजल्ट अर्थव्यवस्था को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भले ही ज़्यादा लोग अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, लेकिन कार्य करने के बावजूद भी लोग बड़े स्तर पर अपनी उत्पादकता का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी पूरी उत्पादकता नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में इसके बारे में बात करें तो 2 कारण हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं, और वो दोनों ही कारण हमारे सामने बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। इनमें पहला जो कारण है वो छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी है जो हमें दिखाई नहीं देती, और दूसरा है अल्प रोजगार। ये दोनों ही कारक जिम्मेदार हैं जो बताते हैं कि आधे से भी अधिक लोग जो जनसंख्या का आधे से भी अधिक प्रतिशतता की को समेटे हुए हैं, वो भले ही कृषि क्षेत्र में लगे तो हुए हैं, परंतु कुल उत्पादकता में वो उतना कोई खास योगदान नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए। क्योंकि यदि ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था में लोगों को आधे से भी ज़्यादा हिस्सेदारी के आधार पर रोजगार प्रदान करता है, तो फिर भी अर्थव्यवस्था में इसका जीडीपी में इसके योगदान में वृद्धि नहीं हो रही है। और इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में लोग काम करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन कुल उत्पादकता में उनकी कोई हिस्सेदारी नजर नहीं आती। तो दोस्तों, ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या है और अल्प रोजगार क्या है, अगली वीडियो की शुरुआत हम अपनी आज की इस वीडियो के खात्मे से करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया, जिसमें हमने देखा कि 1973 और 2003 के बीच अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का किस तरीके से विकास हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।